हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, ऑप्शनल जियोग्राफी की सीरीज़ में आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत। तो देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, अदरवाइज़ फिर ये जो क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पदानुक्रम में उच्चतर स्थान बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा या अधिक जनसंख्या को तथा अधिक भौगोलिक क्षेत्र को सेवाएं देने में सक्षम होगा। तो पहले तो बात आता है कि पदानुक्रम क्या है, यानी कि हायरार्की क्या है। तो देखिए, पदानुक्रम में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, या जो हायरार्की है उसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे माना जाता है कि मान लीजिए एक नेशनल कैपिटल है, और फिर देखिए जो नेशनल कैपिटल है उसके बाद एक स्टेट की कैपिटल हो गई, स्टेट की कैपिटल के बाद एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद फिर जो है एक विलेज हो गया। तो इसे जो हम है हायरार्की कहते हैं, यानी इसे एक कह लीजिए एक क्रम है जो कहीं भी पाया जाता है। तो देखिए, ये जो हायरार्की हमने देखी तो इसमें ये कहा जा रहा है जो उच्चतर स्थान है वो बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा। अब जैसे भारत के संदर्भ में समझें तो देखिए, जो दिल्ली है तो दिल्ली हमारे यहाँ का आप कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल प्लेस है और जो हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर है। तो जो दिल्ली जितनी सेवाएं देगी उतनी सेवाएं फिर कोई अन्य स्थान नहीं दे पाएगा। उसका रीज़न यह है कि अधिकतर जो भी महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट हैं वो सारे दिल्ली में है, जैसे कि कोर्ट हुई और भी देखिए हमारी जो संसद हुई, वो सारी चीज़ें दिल्ली में है। तो दिल्ली जितनी विविध प्रकार की सेवाएं देगी, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, तो वहाँ पे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ की अच्छी अच्छी, वो सारी दिल्ली में है। तो उतनी सेवाएं और कोई स्थान नहीं दे पाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो उच्चतर स्थान है वो बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देगा। यानी कि ये जो हमारी दिल्ली है, जो हमारा नेशनल कैपिटल है, ये इसके बाद वाला स्थान, यानी कि मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की है ये राजधानी, या मान लीजिए उत्तराखंड की उत्तरांचल की है उत्तराखंड, तो जो स्टेट की कैपिटल है वो इतनी सर्विसेज नहीं दे पाएगी। यानी कि स्टेट कैपिटल में भी कई तरह की सर्विसेज होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी दिल्ली में होंगी। तो उसका रीज़न आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये हायरार्की में ऊपर है। तो इसके साथ ही कहा जा रहा है अधिक जनसंख्या को भी ये सेवाएं देने में सक्षम होगी। यानी कि दिल्ली जो है इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज देने में सक्षम होगी, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इस्टेब्लिशमेंट हैं। अब देखिए, जहाँ पे आप कह लीजिए DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, तो सीधी सी बात है ज़्यादा लोगों को ये सेवाएँ देने में सक्षम होगी। उसी तरह से भौगोलिक क्षेत्र को भी, जो ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र है उसे भी सेवाएं देने में सक्षम होगी। यानी कि अब देखिए, जैसे कि दिल्ली है तो वो जितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सेवाएं दे सकती है उतना एक स्टेट कैपिटल नहीं दे पाएगी, और फिर जितना एक स्टेट कैपिटल दे पाएगी उतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है वो नहीं दे पाएगा। तो देखिए, अंतिम रूप से ये बात सामने आती है कि हायरार्की में कोई स्थान जितना ऊपर होगा उतने ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र को वो जो है सेवाएं देने में सक्षम होगा। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक जनरलाइज करके कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे कि ये जो पूरा क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, क्रिस्टॉलर का अब हम जो मेन सिद्धांत है केंद्रीय स्थल सिद्धांत उसको समझते हैं। तो क्रिस्टॉलर द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय स्थान सिद्धांत उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसमें अधिवास उत्पन्न एवं विकसित होते हैं। यानी कि जो अधिवास हैं या कह लीजिए जो सेटलमेंट हैं वो किस तरह से उत्पन्न होते हैं, कैसे उनका धीरे धीरे विकास होता है, कैसे वो धीरे धीरे डेंस होते जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो व्याख्या है वो क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत करता है। तो एक ऐसे नगरीय तंत्र में अधिवासों के आकार और वितरण का विवरण है जहां पर सेवा क्षेत्र ही प्रभावशाली नगरीय गतिविधि होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत है बेहतरीन तरीके से वहाँ पे लागू होगा जिन नगरों की जो प्रमुख गतिविधि है वो सेवा से संबंधित है। तो सेवा से मतलब हो गया यानी कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, मार्केट हो गया। तो जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ होती होंगी तो ऐसे नगरीय तंत्र से संबंधित ये जो सिद्धांत है हमारा क्रिस्टॉलर वाला वो वहाँ लागू होता है। तो इसका जो आधार है वो दक्षिण जर्मनी से प्राप्त आंकड़े हैं। केंद्रीय स्थान सिद्धांत मध्यवर्ती प्रदेश में अधिवासों के 7 या अधिक स्तरों वाली संरचना पर आधारित है जिसमें शीर्ष स्थल एक महानगर है। यानी कि ये, जैसे कि अभी मैंने आपको हायरार्की समझाई है, तो एक हायरार्की के आधार पर ये सिद्धांत की रचना की गई है। और इस हायरार्की का जो सबसे ऊपरी स्थल है या कह लीजिए जो शीर्ष स्थल है या हायरार्की में जो सबसे ऊपर का स्थान है वो हो गया महानगर। तो महानगर और फिर इसके नीचे धीरे धीरे ऐसे ही हायरार्की आती है। तो पदानुक्रम में अधिवास के स्तर के विपरीत रूप से इन अधिवास की संख्या बढ़ती जाती है।
यानी कि देखिए, जैसे कि किसी मान लीजिए देश में जो महानगर होंगे उनकी संख्या सीमित होगी। एक महानगर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद देखिए जो नगर होंगे तो उनकी संख्या उससे कुछ ज़्यादा होगी। या और फिर देखिए उसके बाद मान लीजिए जो विलेजेस होंगे तो उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। फिर देखिए जो जिसे हम पुरवा कहते हैं, या मान लीजिए जो हैमलेट्स होंगे तो उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। यानी कि जो पदानुक्रम में ऊपर के स्तर हैं, जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में जो हायरार्की में आप कह लीजिए महानगर हैं तो उनकी संख्या देखिए लिमिटेड है। दिल्ली है, मुंबई है, यानी कि महानगर की संख्या लिमिटेड है। उसके बाद जो छोटे नगर हैं जैसे कि आपका पटना हो गया, लखनऊ हो गया, तो इस तरह की जो नगर हैं उनकी संख्या इससे थोड़ी ज़्यादा है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट हो गए उनकी संख्या इससे भी ज़्यादा है। और फिर देखिए जो विलेजेस हो गए उनकी संख्या इससे भी ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हैं। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि जो पदानुक्रम है या जो हायरार्की है उसमें अधिवास के स्तर के विपरीत रूप से इन अधिवास की संख्या बढ़ती जाती है। यानी कि अधिवास का स्तर जितना हायरार्की में नीचा होगा तो उनकी संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए बात करते हैं उन 2 आधारों की जिसके ऊपर क्रिस्टॉलर का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है, या कह लीजिए कि जो क्रिस्टॉलर का मॉडल है वो टिका है। तो वस्तुओं का परिसर और वस्तुओं की देहरी। तो परिसर क्या है? वो अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा कोई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए करेगा। अब मान लीजिए आप अपने लिए एक फ़ैन या एसी खरीदना चाहते हैं, तो अब मान लीजिए एसी खरीदने के लिए आप इस बात पे तैयार हैं कि 50 किलोमीटर तक की दूरी आप तय करके और एसी खरीद लाएंगे। यानी कि अगर इससे ज़्यादा दूरी पे एसी मिल रहा है तो फिर आप खरीदने नहीं जाएंगे। तो फिर देखिए जो एसी है उसका परिसर क्या हो गया? वो 50 किलोमीटर हो गया। यानी कि ये वो अधिकतम दूरी हो गई जिसकी यात्रा कोई उपभोक्ता उस वस्तु को, हमारे केस में एसी को खरीदने के लिए करेगा। तो वस्तु की देहरी क्या है? दुकान द्वारा किसी वस्तु के किए जाने वाले व्यापार की मात्रा जो उसके व्यापार में बने रहने के लिए आवश्यक है। तो अब मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप पे आप एसी ही बेच रहे हैं। तो अब देखिए आपको दुकान का कुछ किराया वगैरह देना पड़ रहा होगा, इसके साथ ही और भी खर्च हो रहे होंगे बिजली वगैरह के। तो ऐसे में अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो आपने मान लीजिए हिसाब लगा के रखा है कि ठीक है, अगर मैं रोज़ 5 एसी बेच देता हूँ तो मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूँगा, यानी कि मेरी दुकान चलती रहेगी। तो ये हो गई वस्तु की देहरी। यानी कि इस केस में जो एसी की देहरी है वो 5 हो गई। यानी कि अगर 5 एसी प्रतिदिन के हिसाब से बिकते रहेंगे, यानी कि महीने में अगर 150 एसी बिकते रहेंगे तो जो है दुकानदार व्यापार में बना रहेगा, उसको इतनी हानि नहीं होगी कि उसको अपनी दुकान बंद करना पड़े। तो ये वस्तु की देहरी हो गई। तो फिर देखिए भिन्न भिन्न वस्तुओं की परिसर और देहरी भिन्न भिन्न होगी। तो ये तो देखिए एक बहुत जनरल सी बात है कि कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए आप दूर तक जाएंगे, कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए आप चाहेंगे कि पास में मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। तो यानी कि अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनका परिसर अलग अलग होगा। इसी तरह से देखिए देहरी भी अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग होता है। अब मान लीजिए जो एक एसी है उसे बेचने पर जितना प्रॉफिट है और जो एक फ़ैन बेचने में प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो, तो दोनों की जो देहरी है वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। यानी एसी की 5 ही है और मान लीजिए कि जब हम फ़ैन की बात करें तो वो 50 निकले। तो इसलिए जो अलग अलग वस्तुओं का परिसर और देहरी है वो अलग अलग होती है। तो देखिए ये जो देहरी की संकल्पना है, परिसर की संकल्पना है, तो इसे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। तो अब जैसे कि देखिए जो केरोसिन है, यानी कि जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उनके विषय में ऐसा माना जाता है कि उनके लिए व्यक्ति उतना अधिक दूरी तक नहीं जाता है जितना कि जो लग्जरी वाले आइटम होते हैं, जैसे कि हमने अभी एसी की बात की, उनके लिए जितना दूरी तक व्यक्ति जाने को तैयार रहता है। तो देखिए जो केरोसिन है, यानी कि एक टाइम पे जो केरोसिन है दैनिक उपयोग की चीज़ थी, खाना बनाने वगैरह में उपयोग होता था, स्टोव वगैरह के लिए। तो उसके लिए व्यक्ति 9 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जाने को तैयार नहीं था। वहीं पे जो कपड़े हैं उसकी जो रेंज थी वो थी 13 किलोमीटर। और जो देखिए ट्रांजिस्टर की रेंज थी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को रेडियो लेना है तो वो 19 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार रहता था। तो कहने का मतलब यही है कि जो लग्जरी वाले आइटम होते हैं उसके लिए व्यक्ति जो है ज़्यादा दूरी तक जाने के लिए तैयार रहता है। तो ये भी जो क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है इसकी एक आधारभूत संकल्पना है। तो देखिए हम लोग क्योंकि केंद्रीय स्थल सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि सेंट्रल प्लेस या केंद्रीय स्थल होता क्या है और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए हर संरचना का एक केंद्र होता है, जैसे कि सौर मंडल है तो उसमें सूर्य जो है केंद्र हो गया। अगर गांव है तो वो उसमें कई बार मंदिर वगैरह केंद्र होते हैं, या फिर जमींदार का जो घर है वो केंद्र होता है जिसके चारों तरफ जो है गाँव बसा होता है। यानी कि कोई भी जो संरचना है उसका एक केंद्र होता है। तो केंद्रीय स्थान वह अधिवास है या वह सेटलमेंट है जो इसके ऊपर निर्भर अन्य अधिवास को केंद्रीय बिंदु के रूप में सेवा उपलब्ध कराता है। तो देखिए हम लोग पहले भी जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वगैरह है इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि अब मान लीजिए ये एक प्लेस है, ये केंद्रीय स्थान है
और इसके चारों तरफ देखिए ये जो है इसमें कई सारे अधिवास उपस्थित हैं, यानी कि ये अधिवास हो गया, ये अधिवास हो गया। अधिवास से मतलब है सेटलमेंट, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि ये केंद्रीय स्थान है और इसके आसपास ये गांव वगैरह स्थित हैं। तो ये जो गांव वगैरह हैं ये बहुत कुछ इस अधिवास के ऊपर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर होंगे। तो ये जो है केंद्रीय स्थान है और ये जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हो गए। तो अभी जब आगे हम धीरे धीरे मॉडल देखते जाएंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्थान वह अधिवास है जो इसके ऊपर निर्भर अन्य अधिवास को केंद्रीय बिंदु के रूप में सेवा उपलब्ध कराता है, यानी कि ये जो अन्य स्थान है इसको ये केंद्रीय जो बिंदु है ये सेवा उपलब्ध करा रहा है। फिर केंद्रीय स्थल का महत्व उपस्थित सेवाओं पर आधारित होता है, यानी कि देखिए कोई केंद्रीय स्थल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, जितनी ज़्यादा वो आपको सर्विसेज दे सके। अब मान लीजिए आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और जो केंद्रीय स्थल है वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो यूनिवर्सिटी है वो पहले से ही स्थापित है, तो ऐसे में आपके लिए उस केंद्रीय स्थल का महत्व बढ़ गया। यानी कि कोई भी केंद्रीय स्थल जितनी अलग अलग तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण सेवाएं दे पाएगा, उस केंद्रीय स्थल का जो महत्व है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर केंद्रीय स्थल सभी पूरक क्षेत्रों से समान दूरी पे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी हम सर्कल में समझ रहे हैं, लेकिन जो क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है यह हेक्सागोनल में है या फिर कह लीजिए कि षटभुजीय है। तो अभी चलिए हम सर्कल में ही समझते हैं कि देखिए ये जो केंद्रीय स्थल है इसकी सभी बाकी स्थानों से जो दूरी है वो समान होगी। उसका रीज़न ये है कि देखिए सर्कल में तो ये होता ही है कि जो त्रिज्या है वो हर जगह पे समान ही होती है। और देखिए चलिए षटभुज में भी बता देता हूँ। तो जो क्रिस्टॉलर का ओरिजिनल सिद्धांत है उसमें क्रिस्टॉलर कहते हैं कि देखिए ये आपका मान लीजिए एक पूरा एरिया हो गया और ये हो गया आपका केंद्रीय स्थल, और ये जो है यहाँ पे उपस्थित हैं आप कह लीजिए कि गांव वगैरह उपस्थित हैं, और ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। तो ये जो देखिए इसके किनारों पे या कह लीजिए जो शीर्षों पे गांव स्थित हैं, इन सभी को ये जो केंद्रीय स्थल है सर्विसेज देगा और इन सभी से समान दूरी पे स्थित भी होगा। फिर देखिए केंद्रीय स्थल सभी पूरक क्षेत्रों से समान दूरी पे होता है। विनिर्माण नगर इत्यादि केंद्रीय स्थान नहीं हो सकते हैं, यानी कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है वो सर्विस सेक्टर पे आधारित है। तो अगर कहीं पे विनिर्माण की गतिविधियां हो रही हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी गतिविधियां हो रही हैं, तो ऐसे नगरों को हम केंद्रीय स्थल के रूप में मान्यता नहीं देंगे। देखिए इससे पहले जो मैंने मॉडल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो मॉडल है वो ये डिसाइड करता है कि हमें कौन से इनपुट लेने हैं और कौन से इनपुट छोड़ने हैं, जिससे कि हम एक ऐसे सामान्य निष्कर्ष तक पहुंच सकें जिसको अलग अलग परिस्थितियों में लागू किया जा सके और जिसकी मदद से फिर हम जो विकास कार्य है जो नियोजन कार्य है उसे कर सकें। तो इसलिए जो मॉडल है वो कुछ इनपुट्स को स्वीकार करता है और कुछ इनपुट को छोड़ देता है। तो इसी को कहते हैं पूर्व मान्यताएँ, यानी कि जो एक मॉडल है वो कुछ बातों को मान के चलता है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि देखिए जितनी विविधता है सभी को हम एक मॉडल में स्वीकार नहीं कर सकते। यानी कि अलग अलग तरह का लैंडस्केप हो गया, अलग अलग तरह की जो जलवायु हो गई, फिर अलग अलग स्थानों के बीच की जो दूरी हो गई, इन सभी को अगर हम स्थान देंगे अपने मॉडल में तो फिर वो मॉडल नहीं कहलाएगा या फिर कह लीजिए एक मॉडल का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्रिस्टॉलर ने किन पूर्व मान्यताओं के आधार पर अपना जो मॉडल है उसका निर्माण किया है। तो पहली बात है कि भूमि समदैशिक है, यानी कि जलवायु और भूगोल में एक रूपता है। तो जिस आप कह लीजिए लैंडस्केप का हम अध्ययन कर रहे हैं तो मान लीजिए कि उसका जो जलवायु है जो उसकी भूगोल है उसमें एक रूपता है, वो पूरे के पूरे लैंडस्केप में एक समान जलवायु और भूगोल पाया जाता है। फिर देखिए सभी बसाव समान दूरी पर स्थित हैं, ये भी एक क्रिस्टॉलर बात मान के चलते हैं कि जो अलग अलग बसाव हैं जो अलग अलग सेटलमेंट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो समान है। क्रेता और विक्रेता दोनों आर्थिक मनुष्य हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो हैं यानी कि जो खरीदार है और जो बेचने वाला है दोनों ही आर्थिक मनुष्य मतलब लाभ के लिए काम करते हैं। केवल इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अधिकतम लाभ कैसे हो, यानी कि क्रेता ये सोचता है सबसे सस्ते में सामान कैसे मिले और विक्रेता ये सोचता है कि मुझे अधिकतम लाभ कैसे हो बेचने से। तो समान आय और समान क्रय व्यवहार, यानी कि उस रीजन में जितने भी लोग हैं उनकी आय लगभग में समान है और जो उनका क्रय व्यवहार है यानी कि जो उनका खरीदारी का बिहेवियर का पैटर्न है वो भी समान है, उसमें भी कोई भिन्नता नहीं है। सेवाओं की प्राप्ति हेतु निकटतम स्थल को वरीयता, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने देखा है कि जो मॉडल में माना गया है कि मनुष्य जो है जो भी मनुष्य हैं क्रेता विक्रेता वो आर्थिक हैं। तो सीधी सी बात है जो पास का स्थल होगा वहाँ तक जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगी। तो इसीलिए सेवाओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो सबसे पास का स्थान है उसको वरीयता देगा। उच्च स्तरीय केंद्रों का प्रभाव क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हायरार्की होती है तो उसमें जितना ऊपर का स्थान होगा उसका प्रभाव क्षेत्र उतना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा बड़े एरिया को वो इन्फ्लुएंस करेगा, उतनी ज़्यादा जनसंख्या को वो इन्फ्लुएंस करेगा।
अब देखिए ये देखते हैं कि जो क्रिस्टॉलर है वो बसाव की षटभुजीय व्यवस्था को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि हेक्सागोनल शेप ऑफ सेटलमेंट को क्यों प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए क्रिस्टॉलर ये मान के चलते हैं कि जो एक केंद्रीय स्थान है, तो ये मान लीजिए हमारा केंद्रीय स्थान हो गया, और उसके चारों तरफ जो कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हैं, यानी कि मान लीजिए ये जो दो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो गए, तो इन दोनों को आराम से ये जो केंद्रीय स्थल है ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो मान लीजिए केंद्रीय स्थल में जो है हॉस्पिटल की सर्विस है, तो आराम से ये जो दोनों स्थल हैं, ये पहला और दूसरा, इनको ये सर्विस मिल सके। साथ में जो सर्विस है उसका ओवरलैप ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक अन्य केंद्रीय स्थल है और ये भी जो है इसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये भी इस स्थल को, यानी कि ये वाला जो हमारा स्थल है, कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो हमारा स्थल है, तो ऐसा ना हो कि ये वाला जो केंद्रीय स्थल है ये भी इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो और ये वाला जो केंद्रीय स्थल है वो भी इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो यानी कि सर्विस का ओवरलैप हो और इसकी वजह से बेकार में ही जो एक कंपटीशन है वो जन्म ले और इसकी वजह से एक मारामारी की स्थिति आए। तो इसलिए क्रिस्टॉलर कहते हैं कि किसी भी स्थान को ना तो दो जो सेंटर हैं वो सर्विस दें और कोई स्थान छूटने भी ना पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई स्थान छूट गया जिसको सर्विस मिल ही नहीं रही है। तो अब इसे देखिए हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यदि बसाव प्रतिरूप वृत्ताकार होगा तो या तो पूरक क्षेत्रों के मध्य सेवा वंचित क्षेत्र छूटेगा अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोहराव होगा। अब देखिए इसी बात को फिगर से समझते हैं। तो देखिए ये आपको जितने भी सर्कल दिख रहे हैं इनको आप एक एक स्थान मानिए, या मान लीजिए एक केंद्रीय स्थल है ये सभी, और इसके चारों तरफ कुछ बसाव स्थान है, यानी कि ये केंद्रीय स्थल हो गया और इसके चारों तरफ कुछ बसाव स्थान है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हैं। फिर ये केंद्रीय स्थल हो गया, इसके ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हो गए कुछ। इसी तरह ये भी केंद्रीय स्थल है, इसके भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हो गए, यानी कि कुछ इनके कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हैं और ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको आप केंद्रीय स्थल मान लीजिए। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो इनकी बाउंड्री पे केंद्रीय स्थल हैं उनमें उनको तो आराम से देखिए सेवाएं मिल गई, यानी कि ये जो केंद्रीय स्थल है इसकी जो सेवाएं हैं वो यहाँ तक आराम से पहुँच गई, इसकी भी यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन देखिए ये जो बीच का एरिया है फिर इसको कौन सेवाएं देगा, ये तो अनसर्व्ड रह जाएगा, इसमें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कह लीजिए कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे सके। तो ऐसे में कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे कोई भी केंद्रीय स्थल अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा, कुछ एरिया छूट जाएगा। वहीं पे देखिए अगर ये सर्कल और पास में आ जाए, यानी कि ये जो बसाव क्षेत्र है, ये जो सेटलमेंट है, अगर ये और पास पास आ जाए, तो इस वाले फिगर में देखिए अब तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको रेड डॉट दिख रही हैं ये सभी केंद्रीय स्थल हैं और यहाँ पे मान लीजिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हैं इनके। तो ऐसे में देखिए क्या होगा कि कुछ जो स्थान हैं वहाँ पे ओवरलैपिंग की समस्या आ जाएगी, यानी कि दो स्थल जो हैं समान सेवाएं प्रदान कर रहे होंगे। अब देखिए ये जैसे कि जो बीच का स्थल है या ये जो बीच का स्थल है, यहाँ पे ये जो बीच का स्थल है, तो इनमें जो दो दो केंद्रीय स्थल हैं उन दोनों की सेवाएं पहुंच रही हैं, तो ऐसे में एक वही ओवरलैपिंग और प्रतिस्पर्धा की समस्या आ जाएगी। तो क्रिस्टॉलर कहते हैं कि ये दोनों ही मॉडल जो है अच्छे नहीं रहेंगे बसाव प्रतिरूप के लिए। तो ऐसे में जो सही मॉडल है उसको क्रिस्टॉलर मानते हैं हेक्सागोनल होना चाहिए, यानी कि जो बसाव का प्रतिरूप होना चाहिए उसमें ये केंद्रीय स्थल है और इसके चारों तरफ जो कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हैं वो षटभुजीय आकार में फैले हों। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारी नेशनल कैपिटल है, इसे दिल्ली मान लीजिए, और ये जो पास के भाग हैं इसके, यानी कि पास में ये वाले जो केंद्रीय स्थल हैं ये भी तो केंद्रीय स्थल हैं जो वाइट हैं, तो ये स्टेट की कैपिटल हैं, यानी कि दिल्ली से लगे हुए जो स्टेट हैं मान लीजिए कि ये उसकी कैपिटल हैं, तो ये स्टेट कैपिटल्स हो गई और ये जो है हमारी नेशनल कैपिटल हो गई। तो जितनी भी स्टेट कैपिटल हैं देखिए अगर हम इन्हें मिला दें तो हमको एक हेक्सागन मिल जाता है, यानी कि एक षटभुज मिल जाता है, और जिसका जो केंद्रीय स्थल हो गया वो हमारी नेशनल कैपिटल हो गई। यानी कि नेशनल कैपिटल जो है अगर हम मान लें कि केंद्रीय स्थल है तो इसके चारों तरफ जो है स्टेट कैपिटल फैली हैं। अब देखिए अगर आप इसको कुछ देर के लिए स्टेट कैपिटल मान लें तो इसके चारों तरफ जो फैला हुआ भाग है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वो मिलके हेक्सागन बना रहे हैं। तो इस तरह से यही हायरार्की के क्रम में आप जो एक बसाव प्रतिरूप है उसको षटभुज आकार में देख सकते हैं। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये व्यवस्था इमर्ज होती है। तो देखिए ये एक सेंट्रल प्लेस हो गया और इसके चारों तरफ ये जो है बसाव का क्षेत्र हो गया, सेटलमेंट का क्षेत्र हो गया, और इसमें ये जो शीर्ष है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मान लीजिए एरियाज़ हैं। तो अब देखिए ये तो हमारा नेशनल कैपिटल हो गया और यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हो गए, टाउन्स वगैरह हो गए। अब मान लीजिए इसी के पास कुछ अन्य स्थान हैं जैसे कि गाज़ियाबाद हो गया और गुड़गांव हो गया, तो इस तरह के मान लीजिए कुछ अन्य स्थान हैं। यहाँ पे बस मैं आपको समझाने के लिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये भी सेंट्रल प्लेस के रूप में डेवलप हैं, ये भी एक तरह से सेंट्रल मार्केट है।
तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ भी बसाव का प्रतिरूप होगा। तो यहाँ पे भी देखिए बसाव का जो प्रतिरूप है वो दिखाई देगा। इसी तरह से एक सेंट्रल प्लेस मान लीजिए यहाँ पे है, तो दूसरा ये देखिए जो प्रतिरूप है वो यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह से एक सेंट्रल प्लेस जो है वो यहाँ पे है, तो एक ये जो बसाव का प्रतिरूप है वो यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी एक सेंट्रल प्लेस है, तो यहाँ पे भी जो एक बसाव का प्रतिरूप है वो दिखाई देगा। ये सेंट्रल प्लेस है और ये बसाव का प्रतिरूप है। इसी तरह से अब देखिए एक सेंट्रल प्लेस हमारा ये हो गया, तो ये एक बसाव पूरा दिख गया। ये सेंट्रल प्लेस हो गया हमारा और ये बसाव हो गया। इसी तरह से देखिए ये भी सेंट्रल प्लेस और बसाव हो गया। ये सेंट्रल प्लेस और इसके चारों तरफ बसाव का क्षेत्र। तो कहने का मतलब है देखिए ये जो है ये हमारा दिल्ली हो गया, ब्लू से करता हूँ तो ये देखिए दिल्ली हो गया। इसके चारों तरफ ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि केंद्रीय स्थल के रूप में सेवाएं देते हैं और इनका बसाव क्षेत्र हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब मान लीजिए इसी के पास जो है कुछ स्टेट हैं, यानी कि जो अलग अलग राज्य हैं वो हैं। तो अब वो जो राज्य हैं उनका भी एक कैपिटल होगी और वो जो कैपिटल होगी उसके चारों तरफ इन राज्यों का भी जो बसाव है वो दिखाई देगा। तो अब ये मान लीजिए राज्य की कैपिटल हो गई और ये देखिए राज्य का जो है बसाव का क्षेत्र हो गया, या कह लीजिए जो सेटलमेंट का एरिया है वो हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये देखिए एक राज्य हो गया। ये जो बड़े वाले सर्कल हैं इन्हें आप राज्य के रूप में देखिए। फिर इसी तरह से ये देखिए ये भी राज्य हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भी आपका राज्य हो गया। ये भी आपका राज्य हो गया और यहाँ पर ये भी राज्य हो गया। तो अब देखिए किस तरह की व्यवस्था इमर्ज होगी यहाँ पे। तो देखिए ये फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पाया है, लेकिन आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इन सभी प्लेसेस को मिला दें, यानी कि जो पास के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम मिला दें, तो हमें मिलता है एक हेक्सागन। इसी तरह से जो भी स्टेट हैं अगर हम उनकी भी कैपिटल को मिला दें, यानी कि पास में जो स्टेट हैं उनकी भी कैपिटल को अगर हम मिला दें, तो भी हमको जो संरचना मिलती है वो मिलती है एक हेक्सागन। तो जब आप इसको बुक से फिगर को देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है। तो इसी तरह से आप इसको फिर कितना भी विस्तारित करते जा सकते हैं, यानी कि आगे आप इसको कितना भी इस फिगर को बढ़ाते जा सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि जो क्रिस्टॉलर ने अलग अलग पैटर्न ऑफ नेस्टिंग बताए हैं, यानी बसाव के अलग अलग प्रतिरूप बताए हैं कि किस किस तरह के सेटलमेंट देखे जाते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि के क्या है, क्योंकि देखिए के पूरे मॉडल में यहाँ से अब जो है आगे चलता रहेगा। तो के का मतलब है पदानुक्रम में एक उच्च स्तरीय अधिवास के द्वारा अगले स्तर के कितने अधिवास को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लोअर ऑर्डर सेटलमेंट सर्व्ड बाई वन हायर ऑर्डर सेटलमेंट। तो अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है कितने विलेज को या कितने ब्लॉक को सर्विसेज प्रदान कर रहा है, तो इस चीज़ को के बताता है। यानी मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के लिए के इक्वल टू 8 है। अभी सिर्फ आप इसको एज्यूम करिए जिससे कि आप समझ सकें। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये 8 जो ब्लॉक हैं इसके आसपास के, उन 8 ब्लॉक को सर्विसेज प्रदान कर रहा है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती है के की व्यवस्था। तो देखिए जो पहला बसाव प्रतिरूप है वो है बाजार सिद्धांत के पर आधारित है, मार्केटिंग प्रिंसिपल पे आधारित है। तो यानी कि अगर हम मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो किस तरह की व्यवस्था इमर्ज होगी या किस तरह का सेटलमेंट इमर्ज होगा, ये बताता है ये बाजार सिद्धांत। तो इसके लिए जो के की वैल्यू है वो 3 है, यानी कि पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की 1/3 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए ये जो रेड वाला है ये आप कह लीजिए कि हायर हायरार्की का केंद्रीय स्थल है, और ये पास वाले जो हैं लोअर हायरार्की के हैं। यानी कि रेड वाले को आप मान सकते हैं कि जो रेड वाले डॉट है उसको आप मान लीजिए कि नेशनल कैपिटल है, और ये जो ब्लू वाले हैं इनको आप मान लीजिए कि ये सारे के सारे स्टेट कैपिटल हैं। तो ये हायर हायरार्की का हो गया, और इसकी जो हायरार्की है स्टेट की हायरार्की है वो लोअर हो गई। तो यानी कि जो हायर हायरार्की वाला प्लेस है वो जो लोअर हायरार्की वाला प्लेस है उसकी 1/3 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करेगा। तो देखिए इसे समझते हैं। अब इन सभी को आप आपस में मिला दीजिए, यानी कि जितनी भी स्टेट कैपिटल है इन्हें आप आपस में इस तरह से मिला दीजिए।
तो इसको जो मिलाने से हमें ये हेक्सागन मिला है, यहाँ तक जो हमारा ये वाला केंद्रीय स्थल है जिसे हमने नेशनल कैपिटल माना है, तो इस हेक्सागन की सीमा तक इस नेशनल कैपिटल की जो सेवाएं हैं वो पहुँचेंगी। यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ तक, इसी तरह से जितने भी केंद्र हैं यहाँ तक इसकी नेशनल कैपिटल की सेवाएँ पहुँचेंगी। तो अब देखिए यहाँ तक क्योंकि सर्विसेज पहुँच रही हैं, ये आखिरी बिंदु है, तो इस वाले हेक्सागन में, यानी कि ये वाला जो हेक्सागन है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस वाले का 1/3 जो है ये जो 1/3 है, इसको ये नेशनल कैपिटल जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यानी कि देखिए यहाँ तक के भाग को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और ये वाला जो पूरा भाग है जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये पूरे हेक्सागन का 1/3 है। तो ये पूरे हेक्सागन का क्योंकि 1/3 है, और ये जो हमारी नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो हमारा केंद्रीय स्थल है, तो ये जो नेशनल कैपिटल है इसका जो प्रभाव क्षेत्र है या जो इसकी सर्विसेज हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं, यहाँ तक ये सर्विसेज पहुँच रही हैं। तो यानी कि इस भाग पर जो ये नेशनल कैपिटल है इसकी सर्विसेज का अधिकार होगा। तो इसी तरह से ये देखिए हमारा जो दूसरा वाला हेक्सागन है, ये वाला, इसमें भी यही बात आएगी। यहाँ पे भी जो देखिए ये क्षेत्र है, ये किसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा? ये हमारे नेशनल कैपिटल के प्रभाव क्षेत्र में आएगा। तो ऐसे में देखिए ये जो नेशनल कैपिटल है इसके प्रभाव क्षेत्र में जब ये आएगा यहाँ तक का भाग, तो ये भी जो 1/3 एरिया है, इसको भी कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? हमारी नेशनल कैपिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो ये हमारा केंद्रीय स्थल है ये प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से यही केस इस पे लागू होगा, यानी कि 1/3 जो इसका है उसको भी सर्विस कौन देगा? ये हमारी नेशनल कैपिटल देगी, ये जो मिडिल वाला पार्ट है वो देगा, इसके भी 1/3 को, और इसी तरह से इसके भी 1/3 को, इसके भी 1/3 को, और यहाँ पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं 1/3। तो यही बात देखिए कही गई है कि पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की 1/3 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है। ये क्रिस्टॉलर ने बताया था कि जो अगला पदानुक्रम है उसके जो 1/3 आबादी है, 1/3 जनसंख्या है, उसको ये वाला जो मुख्य केंद्रीय स्थल है, हमारे केस में जो नेशनल कैपिटल है, वो सेवाएं प्रदान करेगा। अब देखिए समझते हैं कि ये k = 3 कहाँ से आ रहा है। तो अब देखिए अगर हम ये जितने भी 1/3 वाले एरिया मिले हैं इनको जोड़ दें, यानी कि हम ये 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 और +1/3 करें, तो यानी कि 6 टाइम्स हमने 1/3 को ऐड किया है। तो 1/3 × 6 यानी 3, ये 2 मिल गया। तो 2 हेक्सागन के बराबर जो आप कह लीजिए क्षेत्र होगा, उसको ये जो हमारा नेशनल कैपिटल है वो देखिए सर्विस दे रहा है। तो ये 2 हेक्सागन को दे रहा है प्लस। अब देखिए इन 2 हेक्सागन के साथ इसकी जो सर्विसेज हैं इसमें भी तो होंगी, यानी कि जो इसका नेशनल कैपिटल का अपना क्षेत्र है इसमें भी तो ये सर्विसेज होंगी इसके अंदर ये। तो यहाँ पे भी देखिए जब इसकी सर्विसेज होंगी तो 1 हेक्सागन ये हो गया, तो 2 + 1 = हो गया 3, तो यानी k = हो गया 3। तो देखिए एक तो ये जो मध्य वाला क्षेत्र है यानी कि इसका जो अपना क्षेत्र है, प्लस जो पास की स्टेट कैपिटल का जो क्षेत्र था उसका भी इसने 1/3 आप कह लीजिए सर्विसेज के लिए चुरा लिया, अपने अधिकार में ले लिया। तो इस तरह से ये जो इसका पूरा एरिया है ये हो गया k = 3। तो अब यहाँ पे k = 3 का क्या मतलब है ये बताता हूँ आपको। तो देखिए k = 3 का मतलब है कि पदानुक्रम में उच्च स्तर का केंद्र अगले स्तर के केंद्र से 3 गुनी अधिक जनसंख्या और क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करेगा। तो चलिए एक सिंपल सी हायरार्की बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्टेट की कैपिटल हो गई, उसके नीचे आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर हो गया, उसके नीचे एक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के नीचे विलेज हो गया। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा जो स्टेट कैपिटल है ये 3 तो सही नहीं होगा, तो ये जो विलेज है मान लीजिए 3 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये 9 लोगों को प्रोवाइड करेगा, ये 27 लोगों को करेगा, ये 81 को करेगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो उच्च स्तर का केंद्र है अगले स्तर के केंद्र से 3 गुनी अधिक जनसंख्या और क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। तो क्योंकि देखिए ये 27 लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है और k = 3 आया है, यानी कि ये इससे 3 गुने अधिक लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी जो हमारी स्टेट कैपिटल है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 3 गुने ज़्यादा लोगों को और 3 गुने ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को सर्विस प्रोवाइड करेगी। देखिए जब मैंने आपको शुरू में ही हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो जितना महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थल होगा वो उतने ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया को और उतनी ज़्यादा जनसंख्या को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है, बस यहाँ पे अब k = 3 आ गया है।
अब देखिए बात करते हैं परिवहन सिद्धांत की या ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल की, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल के हिसाब से किस तरह की नेस्टिंग दिखाई देगी, किस तरह का बसाव प्रतिरूप दिखाई देगा। तो देखिए इसका उद्देश्य ये है कि जो दो केंद्रीय स्थल होते हैं, यानी कि जो दो सेंट्रल प्लेस होते हैं, उनके बीच की दूरी कम से कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो दो केंद्रों के मध्य में एक केंद्र स्थित होता है इस व्यवस्था में, अभी हम देखेंगे। और उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की आधी जनसंख्या को परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। याद रखिएगा मार्केटिंग प्रिंसिपल में 1/3 था, और यहाँ पे आधी जनसंख्या को परिवहन सुविधाएं प्रदान होती हैं, यानी कि अगले केंद्रीय स्थल की। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को। तो देखिए पहला कथन है कि दो केंद्रों के मध्य में एक केंद्र स्थित होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो एक केंद्र आपका ये हो गया, एक केंद्र ये हो गया, तो एक केंद्र यहाँ पे स्थित होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक केंद्र स्थित होगा, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो अभी तक हम देखते आए थे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ होते थे वो यहाँ पे देख रहे थे, यानी कि शीर्ष पे देख रहे थे इस प्लेस पे। अब हम देख रहे हैं कि दो केंद्रीय स्थलों के बीच में एक केंद्रीय स्थल स्थित होता है। तो देखिए ये केंद्रीय स्थल हो गया आपका। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जो इनके बीच की दूरी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे एक केंद्रीय स्थल है। तो ये देखिए सीधे तरीके से यहाँ तक आने में इस केंद्रीय स्थल और इस केंद्रीय स्थल के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसी तरह से इन दोनों केंद्रीय स्थल के बीच की दूरी कम हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि यहाँ पे भी जो दूरी है वो कम हो जाती है। तो पूरे फिगर में यही चीज़ लागू होगी। तो अब देखिए दूसरा कथन क्या कहता है कि उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की आधी जनसंख्या को परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगा। तो आधी जनसंख्या को परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगा, इससे देखिए फिगर किस तरह से इमर्ज होगा। तो इस बार हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है, इस तरह से मिलाना है। तो ये चीज़ देखिए आप याद रखिएगा, बार बार देखिए वीडियो को और याद कर लीजिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में फिर इतनी जल्दी में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैच किया तो ये हमें एक संरचना प्राप्त हुई। देखिए ये भी हेक्सागोनल ही है, यानी कि ये भी जो है षटभुज ही है, पर ये एक डिफरेंट टाइप से प्राप्त हुआ है। अब देखिए फिर से वही बात आती है। देखिए अब मैं इस वाले हेक्सागन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। तो इसका देखिए ये जो आधा भाग है 50% भाग, ये किसके द्वारा सर्व हो रहा है? इस वाले केंद्रीय स्थल के द्वारा। इसी तरह से देखिए ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये भी यहाँ केंद्रीय स्थल के द्वारा सर्व हो रहा है, यानी यहाँ तक का जो एरिया है ये इस वाले केंद्रीय स्थल के द्वारा सर्व हो रहा है। अच्छा चलिए इसको एक नाम दे देते हैं जिससे बार बार इस वाले ना कहना हो। तो ये मान लीजिए जो है इसका केंद्रीय स्थल का नाम है ए। तो ये जो ए केंद्रीय स्थल है हमारा, इसके द्वारा ये वाला एरिया भी सर्व हो रहा है। इसी तरह ए के द्वारा जो है ये वाला एरिया भी सर्व हो रहा है, ये वाला एरिया भी ए के द्वारा ही सर्व हो रहा है, और ये जो एरिया है ये भी। तो ये सभी कितने हैं? ये हाफ हैं, यानी कि जो पूरा हेक्सागन है उसका आधा एरिया है। तो अब वही फिर से एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये जो ए है ये मान लीजिए कि स्टेट कैपिटल रही होती, और ये जो एरिया है ये वाले ये मान लीजिए सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहे होते, ये जो केंद्रीय स्थल हैं ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहा होता। तो इसी तरह से सभी में आप मानिए, इसमें भी मानिए। तो अब देखिए क्या है कि इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो प्रभाव क्षेत्र था या जो एरिया था, उसमें से आधा जो है उसको कौन सर्विस दे रहा है? ए दे रहा है या स्टेट की कैपिटल दे रही है। तो इसी तरह से देखिए सभी में आधा आधा होगा। तो फिर वही प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि ये हाफ जितना भी है इसको हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 6/2। तो 1/2 को आप 6 टाइम्स जब ऐड करेंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला 3। तो देखिए फिर से अभी जो हमें वैल्यू मिली है वो 3 मिली है, यानी कि जो 3 हेक्सागन के बराबर शेप होगा, 3 षटभुज के बराबर क्षेत्र होगा, उसको ये जो हमारा केंद्रीय स्थल है वो सर्व करेगा। तो 3 तो ये हो गया, प्लस अपने को तो सर्व करेगा ही करेगा, यानी कि ये जो इसका क्षेत्र है ये वाला, इसको तो ये सर्व करेगा ही। तो ये 3 + 1 = हो गया 4। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल है इसमें के की वैल्यू होती है 4। तो चलिए पहले की तरह अब हम के = 4 का थोड़ा और मतलब समझते हैं। देखिए के = 4 का फिर से वही मतलब है, यानी कि अगर एक हम हायरार्की बनाएं तो मान लीजिए कि सबसे ऊपर हो गई स्टेट कैपिटल, उसके बाद आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बाद आ गया ब्लॉक। तो इसी क्रम में आप चलिए नीचे आ गया विलेज। तो अब मान लीजिए अगर विलेज जो है एक व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जो ब्लॉक है वो 4 लोगों को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 16 लोगों को, और जो स्टेट कैपिटल है वो 64 लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो यही हो गया, यानी कि अगर स्टेट कैपिटल की तुलना हम विलेज से करेंगे तो ये
64 टाइम्स निकलेगा। अगर ब्लॉक से करेंगे तो ये 16 टाइम्स निकलेगा। और इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करेंगे तो वो 4 टाइम्स निकलेगा। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि k = 4 का मतलब है कि अगले केंद्रीय स्थल से 4 गुना अधिक प्रभावी सेवाएं देगा जो हायरार्की में उच्च स्थल है। जैसे कि स्टेट कैपिटल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 गुना अधिक प्रभावी सेवाएं देगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्लॉक से 4 गुना अधिक प्रभावी सेवाएं देगा। अच्छा, फाइनली एक बार मैं आपको k = 4 और बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो आप येलो वाला एरिया देख रहे हैं, अगर इस सभी को हम जोड़ दें तो देखिए आपको ये साफ दिख रहा होगा कि ये हेक्सागन जो है इसका आधा भाग जो है वो येलो है और आधा भाग जो है वो वाइट है। तो सभी हेक्सागन में यही चीज़ दिख रही है। और इसके जो आसपास ये टोटल हेक्सागन हैं ये वाले, तो वो हैं 6। तो यानी कि सभी का आधा भाग कवर है और आधा भाग जो है छूटा हुआ है। तो इस तरह से हाफ प्लस हाफ करेंगे हम 6 टाइम्स, तो हाफ इंटू 6 यानी कि मिलेगा 3। और फिर देखिए ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये तो पूरा एक हेक्सागन है ही अपने आप में। तो 3 + 1 = 4, तो इसीलिए आया था k = 4। तो फिगर पीछे का थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मुझे लगा एक बार फिर से बता देता हूँ। अब देखिए बात करते हैं बसाव प्रतिरूप की प्रशासनिक सिद्धांत के आधार पे। तो देखिए एक केंद्रीय स्थल है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं जिसका नाम मैंने ए लिख दिया है, और इसके साथ ही इसके चारों तरफ जो है 6 बसाव हैं, या फिर कह लीजिए जो 6 सेटलमेंट हैं, जो 6 कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ हैं वो हैं। तो अब अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ए जो है एक स्टेट की कैपिटल है, तो ये देखिए हो जाएंगे इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो सीधी सी बात है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो जो हमारा स्टेट कैपिटल है उसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। इसी तरह से अगर आप ए को कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ये जो है ये ब्लॉक है, तो फिर देखिए वही बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत ब्लॉक आएगा ही आएगा। उसी तरह से अगर आप इसको देखिए ब्लॉक मान लीजिए तो फिर ये जो विलेज हो जाएगा। तो अगर ये हमारा जो केंद्रीय स्थल है ये अगर ब्लॉक है और ये सारे विलेज हो गए, तो जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत विलेज आएगा ही। यानी कि जो ब्लॉक का प्रशासनिक क्षेत्र है, जो ब्लॉक का प्रशासन है, उसके अंतर्गत विलेज का प्रशासन अपने आप आ जाएगा। जो अगर हम स्टेट कैपिटल लेके चल रहे हैं तो उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का प्रशासन अपने आप आ जाएगा। यानी कि ये बात कही जा रही है कि देखिए ये जो केंद्रीय स्थल है, क्योंकि ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है, तो आसपास की जो छोटी इकाइयां हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो इस तरह से देखिए ये सारी इसके अंतर्गत आएंगी। और ये कितनी इकाइयां हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये इकाइयां हो गई और 7वां हमारा खुद का केंद्रीय स्थल हो गया। तो इसलिए k = हो गया 7। तो यही बात कही जा रही है। अब देखिए हायरार्की आपको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही बात लागू होगी कि जो ऊपर वाला स्थल है वो नीचे वाले स्थल से 7 गुना अधिक प्रभावशाली होगा। यानी कि अगर हम स्टेट कैपिटल से शुरू करें तो जो स्टेट कैपिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 7 गुना अधिक प्रभावशाली होगी। अगर हम इसके नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नीचे ब्लॉक ले आएँ तो जो ब्लॉक है उससे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 7 गुना अधिक प्रभावशाली होगा और ये 49 टाइम्स अधिक प्रभावशाली होगा। यानी ब्लॉक से जो स्टेट कैपिटल है वो 49 टाइम्स अधिक प्रभावशाली हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रशासनिक सिद्धांत। अब देखिए बात करते हैं नेस्टिंग पैटर्न ऑफ सेंट्रल प्लेसेस, यानी कि निम्न स्तरीय नेटवर्क जो है उच्च स्तरीय नेटवर्क में स्थित होता है। तो इस बात को समझते हैं। तो देखिए एक स्टेट कैपिटल है ये जो कि सेंट्रल प्लेस का काम कर रही है। अब इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ होंगे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि षटभुज के आकार में या फिर हेक्सागोनल के आकार में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इन डिस्ट्रिक्ट के भी, तो क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट भी सेंट्रल प्लेस की तरह काम करेंगे तो इसके चारों तरफ ब्लॉक्स होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 6 ब्लॉक हो गए। और फिर देखिए ये जो ब्लॉक हैं हमारे, ये ब्लॉक्स भी तो सेंट्रल प्लेस की तरह काम करेंगे। तो इसके चारों तरफ क्या होगा? विलेजेस होंगे। तो ये देखिए 6 विलेज होगा इसके चारों तरफ। तो अब देखिए फाइनली हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो एक हमारा स्टेट कैपिटल था, यानी कि ये वाला जो भाग था, इसके अंतर्गत विलेज भी आ गए, इसके अंतर्गत ब्लॉक भी पहुंच गया। यानी कि इसके अंतर्गत सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही सर्व नहीं हो रहा है। ये जो स्टेट कैपिटल है, देखिए अगर स्टेट कैपिटल का सर्व जिस एरिया को कर रही है उसे देखें तो ये इस एरिया को सर्व कर रही है। अब देखिए इस पूरे एरिया में कुछ विलेज भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो सर्व हो रहे हैं, और ब्लॉक भी दिखाई दे रहे हैं जो स्टेट कैपिटल के द्वारा सर्व हो रहे हैं। तो इसी को कहते हैं नेस्टिंग पैटर्न,
यानी कि देखिए जो एक उच्च स्तर का नेटवर्क है उसके अंतर्गत निम्न स्तर के भी नेटवर्क आएंगे, जैसे कि स्टेट कैपिटल के अंतर्गत हमने देखा कि ब्लॉक भी आ गया और विलेज भी आ गया, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो आना ही था, स्वाभाविक था, इसके साथ ही ब्लॉक भी आ गया और विलेज भी आ गया। अब देखिए फाइनली इस मॉडल की आलोचना देख लेते हैं। तो पहली बात है कि समदैशिक सतह की प्राप्ति दुर्लभ है, यानी कि जो शुरू में हमने देखा कि जो पूरा लैंडस्केप है उस पर एक ही तरह की जियोग्राफी है और उसकी जो क्लाइमेट है वो भी पूरी एक तरह की है, तो ये बात जो है लागू नहीं होती है, कहीं भी विश्व में लागू होना कठिन है। फिर मनुष्य का व्यवहार सदैव आर्थिक नहीं होता है। रिचर्ड थेलर को इसीलिए इस साल 2017 का नोबेल पुरस्कार मिला है कि उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो मनुष्य है उसके डिसीजन सदैव आर्थिक नहीं होते हैं। केंद्रीय स्थानों का षटभुज प्रारूप दुर्लभ है, यानी कि जो उन्होंने एक प्रारूप दिया ये कि हेक्सागोनल शेप बनता है, तो वो जो हेक्सागोनल शेप है जर्मनी के अलावा कहीं भी विश्व में नहीं देखा जाता है। उद्योगों को महत्व नहीं दिया, यानी कि देखिए इन्होंने केवल सर्विसेज को महत्व दिया, लेकिन कई जगह पे जहाँ पे उद्योग होते हैं वो भी केंद्रीय स्थल की तरह काम करते हैं, तो उनको महत्व नहीं दिया गया। इसके साथ ही नई तकनीक, अब देखिए ये पूरी जो संकल्पना है वो देहरी और इन चीज़ों पे परिसर पे आधारित है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो अमेज़ॉन है जैसे, तो वो अब ड्रोन से डिलीवरी करेगी वस्तुओं की, तो ना वस्तुओं की देहरी रह गई ना परिसर रह गई, यानी कि दिल्ली से आपको सामान भेजना है तो उसने ड्रोन से भेज दिया। तो यानी कि जो नई तकनीक है, जो नए संचार के बहुत अच्छे साधन हैं, तो उनकी वजह से भी अब ये मॉडल उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप रिव्यू ज़रूर करिए, ये मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया और मेरी जो अप्रोच थी आपको समझ में आई या नहीं, जिससे मैं उसी तरह से इसमें कुछ अगर संशोधन करना है तो कर सकूं। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।